नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। जब से आदर्श ने रिकॉर्ड तोड़ा है, वो एक शांत जीवन जी रहा है। वो अब भी जड़ी बूटियां चुनने और वैभव पवित्र तकनीक का प्रैक्टिस करने के लिए 60 जड़ी बूटी पर्वत पर जाता है। आदर्श ने इसी दौरान अपना 13वां बर्थडे मनाया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी थोड़ा बचकाना लग रहा था, लेकिन कुछ समय तक मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस करने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे विकसित होने लगा था। वो अब एक सुंदर युवक था। अभी भी रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता से 10 दिन दूर थे। आदर्श को अपनी दीप्तिमान सूर्यची पर पूरा कंट्रोल था। उसने वैभव पवित्र तकनीक के पहले लेवल में भी अपनी नींव पूरी कर ली थी। आदर्श नए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता की रैंकिंग जारी हो गई है। जब आदर्श रात का खाना खा रहा था तो जिजुन और अभय उसे ढूंढने आए। जिजुन और अभय को आदर्श के समान ही प्रोटेक्शन में माना जा सकता है। वे सभी जिंग राज्य और आसपास के राज्यों से टकला प्रशिक्षक के साथ वैभव दिव्य नगर में आए थे। हालांकि अभय और आदर्श के बीच पहले कुछ मतभेद और टक्कर थी, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई थी। होंगदाओ एसोसिएशन द्वारा आदर्श को चुने जाने के बाद अभय को बहुत दुख हुआ। इसके अलावा नए खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के दौरान वे एक ही टीम का हिस्सा होंगे, इसलिए उनके रिश्ते और भी घनिष्ठ होने चाहिए थे और उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए थी। ओह, आप किस रैंकिंग की बात कर रहे हैं? आदर्श ने ज्यादा कुछ समझे बिना ही अपना सिर उठाया। नए खिलाड़ियों की रैंकिंग। नए खिलाड़ियों के बीच मुकाबले से पहले हम सभी नए खिलाड़ियों को एक अनुमानित रैंकिंग दी जाएगी। बाद में हम अपनी अपनी रैंक के अनुसार लड़ेंगे। पीछे की रैंक वाले खिलाड़ी आगे की रैंक वाले खिलाड़ियों को चैलेंज कर सकते हैं और आगे की रैंक वाले खिलाड़ी चैलेंज से मना नहीं कर सकते। बेशक दोनों पक्षों को एक शर्त लगानी होगी। इसके अपोजिट आगे वाले पीछे वालों को चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अपोनेंट साइड मना कर सकता है और इससे कोई खास फायदा नहीं होता, इसलिए ऐसा कम ही होता है। अभय ने एक्सप्लेन किया। वो काफी समय से नए खिलाड़ियों की रैंकिंग देख रहा था। वो हमेशा से जानना चाहता था कि उसकी रैंकिंग क्या होगी। हालांकि ये रैंकिंग वैभव डिवाइन सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तय की जाती थी और ये किसी व्यक्ति की पूरी ताकत का रिफ्लेक्शन नहीं थी, लेकिन ये व्यक्ति की क्षमता का भी निर्धारण करती थी। ये प्रतिष्ठा का भी मामला था। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसका पद ऊंचा हो, इस हकीकत के बावजूद कि ऊंचे पद पर होने का अर्थ है कि उसे अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। ओह, तो ये रैंकिंग है। मेरी रैंकिंग क्या है? आदर्श ने मांस खाना जारी रखा। साफ तौर पर उसे रैंकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिजुन और अभय ने जब आदर्श का बिहेवियर देखा तो वे अवाक रह गए। ये आदर्श तो बहुत उदार था। उसे क्या पता था कि कितने लोग उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपकी रैंकिंग 10,003 है। अभय ने आदर्श को सहानुभूति से देखा। 10,003? इसका क्या मतलब है? आदर्श को तुरंत समझ नहीं आया। दरअसल इसका मतलब तीसरा स्थान है। नियमों के मुताबिक रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता 10,000 से शुरू होगी। पहला स्थान 10,001 होगा, दूसरा 10,002, यानी आप तीसरे स्थान पर हैं। दिव्य साम्राज्य के कुलीन लोग लगातार 6 सालों तक वैभव दिव्य नगर में ट्रेनिंग लेते थे। हर बैच में लगभग 2,000 लोग होते थे। पहले 5 बैचों का योग मिलाकर ये संख्या आमतौर पर 10,000 से ज्यादा होती थी। नए खिलाड़ियों का पहला स्थान 10,000 से शुरू होता है और कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी 10,000 से आगे की रैंकिंग में शामिल हो जाते थे। एक्सपीरियंस सोल्जर्स को रंगरूटाई में शामिल किया जाना उनके लिए बहुत शर्मनाक बात थी। तीसरा स्थान। ये रैंकिंग काफी अच्छी है। आदर्श बहुत खुश था, लेकिन वो जानता था कि उसकी ड्रैगन स्केल रून की कमाई काफी हद तक रैंकिंग में योगदान है। वैभव डिवाइन सिटी में नए खिलाड़ियों के बीच उसकी ड्रैगन स्केल रून की कमाई निश्चित रूप से पहले स्थान पर थी, इसलिए तीसरा स्थान पाना वाजिब था। आदर्श की बातें सुनकर जिजुन और अभय अवाक रह गए। तीसरा स्थान पाना तो बस बहुत अच्छा था, और क्या आदर्श को पता ही नहीं था कि उसका सामना किससे हो रहा है? उसके दरवाजे पर आग जल रही थी, फिर भी वो मजे से मांस खा रहा था। अभय ने कहा, आदर्श, क्या आप जानते हैं कि मेरी रैंकिंग क्या है? ओह, ये क्या है? आदर्श ने पूछा। 11,523। ये ओवरऑल रैंकिंग है। अगर इसे सिर्फ 2,000 नए खिलाड़ियों में से चुना जाए तो मेरी रैंकिंग लगभग 1100 के आसपास है। एक्स्ट्रा 400 लोग वे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं जो टॉप 10,000 में शामिल नहीं हुए। पिछले 3 महीनों के नए ट्रेनिंग में मैंने अपना बेस्ट दिया था और मुश्किल से मिडिल रैंक में पहुंच पाया हूं। भाई सोंग, जिजुन और मेरे कुछ झुआनवू आर्मी भाई तो और भी पीछे रैंक में हैं। पहले 1,000 में शामिल होने वालों में से कई झोंग राज्य, शाही शहर या अकेले रहने वाले पारिवारिक कुलों से हैं। कई प्रतिष्ठित और बेतुके लोग भी आपके पीछे रैंक में हैं। अभय ने आदर्श को एक्सप्लेन किया कि तीसरे स्थान पर होने का क्या मतलब है। अकेले रहने वाले पारिवारिक कुलों को इग्नोर करें जो पॉसिबली शाही परिवार से मेल खा सकते थे। शाही शहर के पारिवारिक कुल झिंग राज्य के पारिवारिक कुलों से बहुत दूर थे। जैसा कि कहावत है, जब तक आप राजधानी नहीं पहुंचते तब तक आपको अपनी उपाधि का महत्व नहीं पता चलता।
ईश्वरीय साम्राज्य के शाही शहर में कुलीन लोग कुछ छोटे मोटे ऑफिस के इंचार्ज हो सकते हैं और उनकी जागीरें भले ही बड़ी न हो, लेकिन दूसरे लोकल जगहों की तुलना में वे एक मिडिल साइज के शहर के इंचार्ज हो सकते हैं। बेशक लोकल पारिवारिक कुलों के पास संसाधनों और वंश परंपराओं के लिए शाही शहर के साथ टक्कर करने का कोई रास्ता नहीं था। जिनके वंश परंपराएं मजबूत थीं और जिनके परिवार का बेस मजबूत था, वे अक्सर शाही शहर के करीब चले जाते थे। शाही शहर के संसाधनों को इग्नोर करते हुए सिर्फ इस बात से कि उनकी युवा पीढ़ी शाही शहर के बड़े पारिवारिक कुलों के सदस्यों से शादी कर सकती थी, उनके अपने कुल की वंश परंपरा बेहतर हो गई। भाई आदर्श, तुम तो वाकई बहुत बड़े आदमी बन गए। मैं एक भाई को जानता हूं जिसके पिता मार्क्विस हैं। अपने परिवार में उन्हें काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन नए खिलाड़ियों में उनकी रैंक लगभग 200 है। इसके अलावा जुआनवो आर्मी के मार्शल के 2 पोते भी हैं जो हमारे ही बैच में हैं। उनकी रैंक लगभग 300 है। अब तुम्हें पता है कि तीसरे नंबर पर होने का क्या मतलब होता है। अच्छा, आदर्श ने अपने मुंह से तेल पोंछा। बात वाकई बढ़ा चढ़ाकर कही गई लग रही थी। वैभव दिव्य साम्राज्य में बहुत सारे पारिवारिक कुल थे। हर कुल में बड़ी संख्या में बेटे और पोते थे। वैभव दिव्य नगर की ओवरऑल रैंकिंग में सुधार करना न केवल कठिन था, बल्कि 2000 से ज्यादा नए लोगों के बीच ऊंचा स्थान पाना भी आसान काम नहीं था। इसीलिए बहुत से लोग तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं और तुम्हारे आगे जो 2 लोग हैं, उनमें से एक निनाद है और दूसरा विशांत। उनमें से एक अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था और दूसरे में असाधारण ग्रहणशीलता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जब हम में से कई लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे, तब निनाद और विशांत पहले ही दिव्य वन में बेसहारा जानवरों का शिकार करने निकल पड़े थे। अब तो उन्हें स्वर्ग की सम्मान सूची में भी स्थान मिल गया है, इसीलिए उन्हें पहले और दूसरे स्थान पर रखा गया है। निनाद और विशांत इस मौके का फायदा उठाकर पृथ्वी की रैंकिंग में सुधार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे कितनी दूर तक जाएंगे। हो सकता है कि वे 3,000,4,000 की रैंकिंग तक भी पहुंच जाएं। नए साधकों की रैंकिंग तय होने के बाद टॉप पर मौजूद निनाद और विशांत को उनके पीछे के दूसरे साधकों द्वारा चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन साथ ही उन्हें अपने से आगे की रैंकिंग में ज्यादा सीनियर साधकों को चैलेंज करने का हक भी था। किसी को चैलेंज करने का मतलब शर्त लगाना भी था। ये देखना कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये उनके अपने कौशल पर डिपेंड करता था। टकला प्रशिक्षक ने पहले कहा था कि जो भी नया खिलाड़ी 1 साल के भीतर स्वर्ग या पृथ्वी की सूची में टॉप 1000 में एंटर कर सकेगा, उसे वैभव दिव्य साम्राज्य में अलग अलग बड़े गुटों का अटेंशन मिलेगा। आदर्श और उसके नए खिलाड़ियों का ग्रुप 3 महीने पहले ही वैभव दिव्य नगरी में एंटर कर चुका था। अगर वो 1 साल के अंदर टॉप 1000 में एंटर करना चाहता था, तो अभी टॉप 3,000,4,000,4,000 में एंटर करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निनाद, विशांत, आदर्श ने थोड़ा सोचा। इन दोनों लोगों में दिव्य वन में एंटर करके बेसहारा जानवरों का शिकार करने की कैपेसिटी थी, जबकि दूसरे लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे। सचमुच उनमें ये कैपेसिटी थी, वरना उन्हें पहले और दूसरे स्थान पर नहीं रखा जाता। आदर्श को नहीं पता था कि इस समय वो पृथ्वी रैंकिंग में कितना ऊपर उठ पाएगा। भाई आदर्श, निनाद और विशांत को छूने की हिम्मत किसी में नहीं है, इसलिए अब सबकी नजरें आप पर टिकी हैं। वैभव दिव्य नगरी के नए खिलाड़ियों के बीच आप बहुत फेमस हो गए हैं। सब जानते हैं कि आप धन दौलत से भरपूर हैं और नियमों के मुताबिक आपको तीसरा स्थान आपकी ताकत की वजह से नहीं मिला। ये सब आपके बहुत सारे ड्रैगन स्केल रून कमाने की वजह से हुआ। आपने आदिम जड़ी बूटी चुनकर और जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़कर कई लोगों को जलन पैदा कर दी है। बहुत से लोग इस बात से नाराज हैं कि आप इतने आगे हैं। आपकी दौलत पर बहुत से लोग नजर गड़ाए हुए हैं और आपका मांस खाना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ होंगदाओ एसोसिएशन ही शामिल नहीं है। लेकिन होंगदाओ एसोसिएशन ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो होंगदाओ एसोसिएशन से बिजनेस छीन लेगा और होंगदाओ एसोसिएशन उनसे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए इसने कई लोगों को हतोत्साहित कर दिया है। इसे एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में कहा जा सकता है। जिजुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जाहिर है छिपे हुए आशीर्वाद शब्द व्यंग्यात्मक थे। जब आदर्श ने यह सुना तो उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी। बिजनेस छीन रहे हैं? इस शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वे मेरे साथ वैसा ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे काटने वाले बोर्ड पर रखा मछली का मांस। अभय ने कहा, भाई आदर्श, लड़ाइयों के लिए रजिस्ट्रेशन का पहला राउंड जल्दी ही शुरू हो रहा है। हर दिन 12 लड़ाइयां होंगी। आपकी नेम प्लेट पर बहुतों की नजर है, इसलिए वे शुरुआत में ही उसे छीनना शुरू कर देंगे। आपको लगातार 3 दिनों तक रोजाना 12 मुकाबले लड़ने होंगे। शायद आपको पता न हो, लेकिन होंगदाओ एसोसिएशन ने तो इस बात पर भी शर्त लगाना शुरू कर दिया है कि आप कितने मैच टिक सकते हैं। मुझे लगता है कि पहले कुछ अपोनेंट होंगदाओ एसोसिएशन के 4 बुली लॉर्ड्स होंगे। नए खिलाड़ियों में उनकी गिनती टॉप कुछ 100 में होती है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी मुलाकात उनमें से एक से हुई। राजधानी में उनकी प्रतिष्ठा मुझसे कहीं ज्यादा है। 4 दबंग लॉर्ड? आदर्श ने उस दुर्लभ लंबे, छोटे, मोटे, पतले कॉम्बिनेशन के बारे में सोचा जो उसने मोहरे की दुकान में देखा था। ये लोग कम से कम अच्छे तो थे, जो उसके साथ शर्त लगाने के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख रहे थे।
भाई आदर्श, मैंने शर्त लगाई थी कि तुम 10 से अधिक राउंड पूरे कर सकते हो। जिजुन ने आदर्श के कंधे पर थपकी देकर अपना सपोर्ट जताया। दरअसल जिजुन, अभय और उनके साथ झिंग राज्य से आए युवा जानते थे कि आदर्श बहुत ताकतवर है। ड्रैगन स्केल रून के बिना भी आदर्श सिर्फ अपनी ताकत के दम पर ऊंचा स्थान पा सकता था। प्रॉब्लम का मेन पॉइंट यह था कि वो टैग टीम लड़ाई में टिक नहीं पाएगा, और आदर्श का तीसरा स्थान तो बहुत ही हास्यास्पद था। टॉप 50 में शामिल सभी नए खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त थे। उनमें से कुछ तो पृथ्वी रैंकिंग में टॉप 4000 में भी पहुंच सकते हैं। शुक्रिया, आदर्श ने हाथ जोड़कर कहा। रजिस्ट्रेशन कहाँ चल रहा है? मैं देखना चाहता हूं जब रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल तौर पर शुरू होगा। उसकी दिन में लिमिटेड लड़ाइयां होती थीं। वो किसी भी टॉम, डिक या हैरी से यूं ही नहीं लड़ सकता था। उनके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए थी। दरअसल उनके पास पर्याप्त मात्रा में ड्रैगन स्केल रून होने चाहिए थे। अगर नहीं तो क्या ये युद्ध की बर्बादी नहीं होगी? रूकी पृथ्वी रैंकिंग प्रतियोगिता वैभव दिव्य नगरी में रूकी के इस बैच के लिए पहली लड़ाई थी। लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि ये वैभव दिव्य नगरी में उनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था। सभी अलग दिखना चाहते थे। स्वर्ग की ये सभी अभिमानी संतानें पूरे राज्य से आई थीं। उनमें से कई अहंकारी थे। हालांकि वैभव दिव्य नगरी में एंटर करते समय कई लोगों को असफलताओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने जल्दी ही अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया था। खासतौर पर पिछले कुछ महीनों के ट्रेनिंग में इन सभी नए खिलाड़ियों में काफी सुधार हुआ था और वे अपनी कैपेसिटीज का परफॉर्मेंस करना चाहते थे। इस समय नए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था। नए खिलाड़ियों का ये ग्रुप घोषणा कर रहा था कि वे अपनी पहली लड़ाई में किसके साथ कम्पीट करना चाहते हैं। सफल होने पर उन्हें एक नेम प्लेट टोकन मिलेगा। जब आदर्श की नेम प्लेट सामने आई तो कई लोग उसे हथियाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय एक सोसाइटी का फायदा साफ दिखाई दे रहा था। नए खिलाड़ियों में सबसे बड़ी सोसाइटी होने के नाते होंगदाओ एसोसिएशन को आदर्श का नाम आसानी से मिल गया। कौन जीने से उब गया है जो इसे मुझसे छीनने की हिम्मत करे? 4 बुली लॉर्ड्स का लंबा आदमी एक पैर से स्टूल पर चढ़ गया और हाथ में एक चमकदार खंजर लेकर भीड़ का सामना किया। पापा! लंबे आदमी के हाथ में एक नेम प्लेट आ गिरी। यह आदर्श की चैलेंज वाली नेम प्लेट थी। सोसाइटी के सामने दूसरों के लिए कम्पीट करना आसान नहीं था। तुम लोग अपना मौका बर्बाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे मत हो। क्या तुम जानते हो कि उस बच्चे आदर्श की कीमत कितनी है? तुम में से कितने लोग 500 ड्रैगन स्केल रून निकाल सकते हैं? तुम इतनी रकम दांव पर लगाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? होंगदाओ एसोसिएशन के एक मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा। नए खिलाड़ियों के लिए 500 ड्रैगन स्केल रून एक बहुत बड़ी रकम थी। दरअसल उनमें से कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आदर्श के लिए, जिसके पास हजारों ड्रैगन स्केल रूनों की संपत्ति थी, कुछ 100 ड्रैगन स्केल रून उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जब लोग गर्मागर्म बहस कर रहे थे तो अचानक किसी ने कहा, अरे क्या वो बच्चा आदर्श नहीं है? इन शब्दों ने तुरंत कई लोगों का अटेंशन खींचा। सबने देखा कि हॉल के एंट्रेंस पर लिनेन के कपड़े पहने एक युवक लकड़ी की रेलिंग पर झुका हुआ वहां हो रही एक्टिविटीज को इंटरेस्ट से देख रहा था। इस युवक की आंखें चमकदार थीं और चेहरे की बनावट भी अलग थी। उसके चेहरे पर बचपन की झलक थी। और कौन था? आदर्श। ये सचमुच वही बच्चा है। होंगदाओ एसोसिएशन के लोगों ने स्वाभाविक रूप से आदर्श को पहचान लिया। नए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता जल्दी ही शुरू होने वाली है और हम सब इस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। उसे देखकर तो लगता है कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। कई लोग चर्चा करने लगे। आदर्श सीधा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए होंगदाओ एसोसिएशन के लोगों का अभिवादन किया। ये दृश्य देखकर कई लोग अवाक रह गए। क्या आदर्श को होंगदाओ एसोसिएशन की उस बदले की भावना का अंदाजा नहीं था? उसने उनका अभिवादन भी जिस तरह किया, उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस बच्चे को पता था कि होंगदाओ एसोसिएशन क्या करने वाली है। मानो उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। सब लोग, क्या आपने अपनी बेटिंग अमाउंट इकट्ठी कर ली है? आदर्श ने होंगदाओ एसोसिएशन के 4 बुली लॉर्ड्स और सरदारों की ओर देखा और पूछा, शर्तों की रकम? किसी ने हंसते हुए कहा, श्योर, हमने शर्त की रकम तैयार कर ली है। तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे साथ होने वाली लड़ाइयों में जुआ खेलने के लिए बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून जमा कर रखे हैं। ये कम से कम 800 ड्रैगन स्केल रून पर राउंड है। ये रकम दूसरों को हैरान कर सकती है, जिससे हमें इसकी घोषणा करने में शर्म आएगी। जब होंगदाओ एसोसिएशन वाले ने ये कहा तो कई लोग चौंक गए। एक मैच में 800 ड्रैगन स्केल रून। कई नए खिलाड़ियों को 800 ड्रैगन स्केल रून कमाने के लिए 1 महीने से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब यह रकम एक ही मैच में खत्म हो जाएगी। उन्होंने महसूस किया कि उनमें से कई लोगों को आदर्श से लड़ने का हक नहीं था, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा आदर्श कोई आसान खिलाड़ी नहीं था। यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन असल में उन्हें आदर्श का सामना करने का ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। 800 का दांव लगाना बहुत ज्यादा था। 800 की संख्या सामने आने पर आदर्श में साफ तौर पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, 800 ड्रैगन स्केल रून एक मैच? सोचो, तुम में ऐसा कहने की हिम्मत है? तुम लोग कितने गरीब हो। मैंने तुम में से कई लोगों को बैंक में सामान गिरवी रखने जाते भी देखा है, लेकिन तुम्हारे पास ड्रैगन स्केल रून की इतनी कम मात्रा क्यों है? आदर्श ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
अभय और जिजुन जो उसके पीछे थे ये सुनकर अवाक रह गए। वे तो सिर्फ आदर्श के साथ देखने आए थे। उन्हें लगा कि आदर्श बस मुकाबला देखने आया है ताकि जब वो अखाड़े में असल में लड़े तो बुरी तरह न हार जाए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदर्श तुरंत होंगदाओ एसोसिएशन को मुंह पर तमाचा मार देगा। उसने न सिर्फ उन्हें गरीब कहकर उनका मजाक उड़ाया बल्कि ये भी कहा कि ये युवा स्वामी बैंक में सामान गिरवी रखने गए थे। पारिवारिक कुलों के इन सम्मानित युवा स्वामियों के लिए चीजें गिरवी रखना निश्चित रूप से गर्व की बात नहीं थी। ये शर्मनाक बात सूदखोरी से उधार लेने से थोड़ी बेहतर थी। क्या आदर्श को लगा कि उससे पर्याप्त नफरत नहीं की गई? वो तो मानो मार खाने को कह रहा था। जैसी की उम्मीद थी, होंगदाओ एसोसिएशन के सदस्य भड़क गए। अगर ये घटना पब्लिक ना होती तो वे तुरंत हमला कर देते। बच्चे, इतना घमंड मत करो। तुम बैंक में सूदखोरी से कर्ज लेने तो नहीं गए थे ना? आदर्श ने लापरवाही से कहा। यह सही है, मैंने बस थोड़ा सा उधार लिया था। यह सिर्फ 5,000 की एक छोटी सी रकम थी। मुझे लगा था कि मेरे पास पर्याप्त ड्रैगन स्केल रून नहीं होंगे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा चिंतित था। मेरे पास लगभग 40,000 ड्रैगन स्केल रून है, लेकिन तुम लोग 800 पर मैच की बाजी लगा रहे हो। तुम ये सब कब तक खर्च कर सकते हो? मेरे लेवल पर ड्रैगन स्केल रून कमाना बहुत आसान है। आखिरकार ये तो बस एक संख्या है, आदर्श ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। पिछले कुछ दिनों में उसने जड़ी बूटियां चुनकर 40,000 से ज्यादा ड्रैगन स्केल रून जमा कर लिए थे। लेकिन इस तरह कहने पर जिजुन और अभय और होंगदाओ एसोसिएशन के सदस्यों को भी लगा कि आदर्श हार की मांग कर रहा है। वो तो बस अपने प्रति उनकी नफरत भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो बस इतना ही कह पाया, आओ मुझे पीट दो। होंगदाओ एसोसिएशन के कई सदस्य गर्म मिजाज युवा थे। उनके लिए नाराज होना आसान था, लेकिन अब आदर्श के उकसावे पर कई लोग चाहते थे कि वे आदर्श से वहीं और उसी समय लड़ सकें। चारों दबंगों में सबसे बड़े ने हाथ बढ़ाकर अपनी इंटरस्पेशल रिंग निकाली। उसने उसे मेज पर रखा और दांत काटते हुए कहा, मैं 1000 ड्रैगन स्केल रून और इस रिंग पर शर्त लगा सकता हूं। इंटरस्पेशल रिंग, किसी ने अचानक कहा, लेकिन तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए कहा, यह गोंगसुन परिवार द्वारा निर्मित अर्थ लेवल का इंटरस्पेशल रिंग है। इसे खरीदना आसान नहीं है। कई लोगों ने इसे डर से देखा। एक इंटरस्पेशल इक्विपमेंट ओरिजिनली महंगा था, लेकिन गोंगसुन परिवार द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी कीमत और भी ज्यादा हो गई। इंटरस्पेशल रिंग एक शानदार वस्तु थी, लेकिन कई योद्धाओं के लिए, खासकर जो बेसहारा जानवरों का शिकार करने निकलते थे, ये एक बहुत ही कीमती इक्विपमेंट था। इसमें लड़ाई की अलग अलग आवश्यक वस्तुएं जैसे हथियार, तीर, सप्लीमेंट्स, सुरक्षा कवच आदि रखे जा सकते थे। महंगी उजाड़ जानवरों की सामग्री भी इंटरस्पेशल रिंग के भीतर स्टोर की जा सकती है। वैभव दिव्य नगर के 10,000 पैगोडा में इंटरस्पेशल रिंग सेल के लिए अवेलेबल थी, लेकिन सबसे छोटी जगह वाली इंटरस्पेशल रिंग भी 2000 ड्रैगन स्केल रूनों से ज्यादा की थी। एक बेहतर रिंग की कीमत 10,000 ड्रैगन स्केल रूनों के बराबर होती। कुछ ऐसी भी थीं जिनकी कीमत 1 लाख ड्रैगन स्केल रूनों से भी ज्यादा थी। लेकिन वैभव दिव्य नगर के खास साधक 10,000 पैगोडा से शायद ही कभी कोई इंटरस्पेशल रिंग खरीदते थे, क्योंकि ड्रैगन स्केल रूनों के कई इस्तेमाल थे। रिंग खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही फालतू था। उनकी ज्यादातर इंटरस्पेशल रिंग उनके अपने परिवारों से लाई जाती थी। जो परिवार अपने बच्चों को इंटरस्पेशल रिंग से लैस कर सकते थे, वे पावरफुल फैमिली थे। वैभव दिव्य नगरी में आने वाले ज्यादातर साधकों के पास इंटरस्पेशल रिंग्स की कमी थी। इसके अलावा 4 बुली लॉर्ड्स द्वारा निकाली गई रिंग एक हाई क्वालिटी वाली इंटरस्पेशल रिंग थी। आदर्श ने रिंग को देखा और संतुष्ट हो गया। ये 4 बुली लॉर्ड्स वाकई बहुत अच्छे थे, बस उसके पास एक इंटरस्पेशल रिंग की कमी थी और उन्होंने उसे एक भेज दिया। जब आदर्श ने पहले कहा था कि ड्रैगन स्केल रून उसके लिए सिर्फ एक संख्या है, तो वो जानबूझकर होंगदाओ एसोसिएशन को नाराज करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कह रहा था। ड्रैगन स्केल रून की ज्यादा संख्या होने की कोई टेंशन नहीं थी, चाहे कितने भी हों। वैभव दिव्य शहर में भरपूर संसाधन थे, जिन्हें खरीदने के लिए भारी मात्रा में ड्रैगन स्केल रूनों की रिक्वायरमेंट थी। बस आदर्श की कृपाण कौशल कच्ची थी और उसे तुरंत सुधारने की जरूरत थी। यदि आदर्श ने उजाड़ स्वर्ग तकनीक में ट्रेनिंग लेने की योजना बनाई तो उन ड्रैगन स्केल रूनों को बहते पानी की तरह खर्च किया जाएगा। यदि आदर्श अपने 40,000 ड्रैगन स्केल रूनों को खर्च करना चाहता था तो वे सच में कुछ भी नहीं थे। कोई और बड़ा दांव? आदर्श मन ही मन अर्थ के इंटरस्पेशल रिंग से संतुष्ट था, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे रिंग उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करता। इस बात ने निस्संदेह कई लोगों को फिर से नाराज कर दिया। 4 बुली लॉर्ड्स हमेशा एक साथ खड़े रहते थे। उन्होंने जल्दी से अपनी अपनी रिंग उतारी और एक एक करके रिंग मेज पर रख दी। इस शर्त में 4 रिंग शामिल थे। 4 रिंग एक साथ पहनी जा सकती थी। नतीजतन जगह ज्यादा होगी, अगर नहीं तो आदर्श हमेशा उन सभी को एक बेहतर इंटरस्पेशल रिंग से बदल सकता था। ये शर्त काफी अट्रैक्टिव थी। आदर्श के उकसावे पर होंगदाओ एसोसिएशन के सदस्यों ने दांव बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजतन नए खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं का ये राउंड और भी गर्मागर्म हो गया। इस प्रतियोगिता का नए खिलाड़ियों के बीच खूब हंगामा मचना तय था। समय बीतता गया और आखिरकार रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई।
नए खिलाड़ियों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी। ये लड़ाई वैभव दिव्य नगरी में किसी भी नए खिलाड़ी की फ्यूचर सक्सेस का काफी हद तक फैसला कर सकती थी। जो लोग पृथ्वी रैंकिंग में ऊपर उठते थे वे अक्सर ऊपर ही रहते थे। आने वाले सालों में चाहे वो स्वर्ग की रैंकिंग हो या पृथ्वी की, वे अक्सर टॉप पर पहुंच जाते थे और एक प्रमुख व्यक्ति बन जाते थे। इसलिए जब भी कोई नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता होती थी, बड़े गुट उस पर ध्यान देते थे। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। वैभव दिव्य नगर में अनऑथराइज्ड लोगों को एंट्री की परमिशन बहुत कम थी, लेकिन दिव्य नगर के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अलग अलग बड़े गुटों से रिश्ते थे। दरअसल उनमें से कुछ तो उन्हीं बड़े गुटों से आते थे, इसलिए वैभव दिव्य नगर में होने वाली ज्यादातर खबरें वैभव दिव्य साम्राज्य के गुटों को सीधे पता होती थीं। अलग अलग गुटों का मेन अटेंशन स्वाभाविक रूप से विशांत और निनाद पर था। ये दोनों एक डिफेंडिंग ड्यूक की बेटी और एक अकेले रहने वाले पारिवारिक कुल के टॉप पुत्र थे। उनके लिए 1 साल के भीतर ही स्वर्ग या पृथ्वी की सूची में टॉप 1000 में एंटर करना भी पॉसिबल था। ये एक इंप्रेसिव अचीवमेंट थी। इन दोनों के अलावा आदर्श पर सुविधा के अनुसार कई गुटों ने भी ध्यान दिया। मेन रीजन ये था कि आदर्श ने जड़ी बूटियां चुनकर ड्रैगन स्केल रून की एक बड़ी अमाउंट अर्जित की थी, जिसके रिजल्ट में उसे लोगों के एक बड़े ग्रुप द्वारा चैलेंज किया गया था। रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजेशन में ये एक इंटरेस्टिंग मामला था। बेशक ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग मामला था। जड़ी बूटियां चुनने में खास टैलेंट वाला एक युवा एक टैलेंट तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इन बड़े ग्रुप्स द्वारा भर्ती और पोषण किए जाने के प्रयास के लायक था। दिव्य वन्य क्षेत्र वैभव दिव्य साम्राज्य के उत्तर में स्थित था, इसलिए वहां का मौसम ठंडा रहता था। आज ध्रुवीय हवाएं चलीं, जिससे रात भर एक बड़ा बर्फीला तूफान आया। रात भर बर्फ की एक परत जम गई और इसने वैभव दिव्य नगरी को बर्फ की दुनिया में बदल दिया। भोर से ठीक पहले, जब आसमान अभी भी अंधेरा था, आदर्श अपने पत्थर के घर से बाहर निकला। नीले आसमान से आ रही रोशनी को रिफ्लेक्ट करती बर्फ की मोटी परत को देखकर उस पर हल्के नीले रंग की चमक की एक परत फैल गई। आसपास के साधारण पत्थर के घरों और ठंडी धातु की दीवारों के साथ मेल खाती नीली बर्फ ने लोगों को एक जादुई पौराणिक दुनिया में रहने का एहसास दिलाया। डैंग डैंग डैंग, इस समय अखाड़े से साउंड आ रही थी जो पूरे वैभव दिव्य नगर में फैल रही थी। ये धीमी और मधुर लंबी थी। ये घंटी ही थी जो रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता के शुरू होने का सिग्नल थी। वैभव दिव्य नगर के साधक खासकर रूकी घंटी बजने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति को सबसे अच्छी स्थिति में लाने के लिए रात भर ध्यान किया था, साथ ही अपनी लड़ाई की वेटिंग कर रहे थे। साधक वैभव दिव्य नगरी में अपनी पहली लड़ाई लड़ने वाले थे। ये लड़ाइयां उनका फ्यूचर तय करेंगी। नए खिलाड़ी अपने अपने घरों से बाहर आए और सभी ने एक ग्रुप बनाया जो मैदान की ओर बढ़ गया। कुछ दूसरे और तीसरे साल के एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी थे जो नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में आए थे। वे खास तौर पर नए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता देखने आए थे। हर नए खिलाड़ी की प्रतियोगिता में हमेशा कुछ सबसे अच्छे नए खिलाड़ी होते थे जो अलग दिखते थे। वे टॉप 6000 या 4000 में भी शामिल हो सकते थे। ये लोग उन सीनियर साधकों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता रखते थे जो वैभव दिव्य नगर में 3-4 साल से थे। इसलिए उनमें से कई ये देखना चाहते थे कि इस नए खिलाड़ियों के ग्रुप में कौन से ताकतवर खिलाड़ी हैं जो उनके अटेंशन के लायक हैं। मैंने सुना है कि इस नए खिलाड़ियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए दिव्य नगर ने इनाम बढ़ा दिए हैं। जो भी टॉप 8000 में जगह बना पाएगा उसे इनाम के तौर पर ड्रैगन स्केल रून मिलेंगे। अगर वे टॉप 6000 में जगह बना पाते हैं तो इनाम डबल हो जाएगा। इसके अलावा नए खिलाड़ियों में सबसे ऊपर आने वाले खिलाड़ी को एक गौरव बिंदु मिलेगा और उन्हें स्वॉर्ड्सकार पैलेस और सेज टेम्पल में साधना के मौके भी मिलेंगे। लोगों में से कुछ नए लोगों ने, जिन्हें इन पुरस्कारों के बारे में ज्यादा जानकारी थी, बताया कि उन्होंने क्या सुना था। वैभव दिव्य नगर ने इन पुरस्कारों की ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी, लेकिन ऑफिसर्स ने पहले ही इन पर फैसला कर लिया था। तलवार के निशान वाला महल, ऋषि मंदिर और एक गौरव बिंदु। जब कई नौसिखियों ने यह सुना तो उनके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास इन पुरस्कारों को पाने का कोई मौका नहीं है। इस साल के पुरस्कार असाधारण रूप से अच्छे थे, क्योंकि वैभव दिव्य शहर के ऊंचे ऑफिसर्स ने महसूस किया कि नए खिलाड़ियों का ये ग्रुप बुरा नहीं था, इसलिए उन्होंने पुरस्कारों का रेशियो बढ़ा दिया। एग्जाम्पल के लिए विशांत और निनाद 1 साल के भीतर टॉप 1000 में जगह बनाने के लिए आशावान उम्मीदवार थे। एक ही साल में 2 ऐसे नाम होना वाकई अद्भुत था। बहुत से लोग विशांत और निनाद की लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। आदर्श भीड़ में शामिल हो गया और लोगों की बातें सुनने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जहां भी जाता अंधेरी रात में जुगनू की तरह नजर आता। वो बेहद अट्रैक्टिव था और सड़क पर मिलने वाला हर कोई उसे देखता ही रह जाता था। देखो उस आदमी को, नए खिलाड़ियों में वो कितना खूंखार है। अकेले इसी ने पूरे होंगदाओ एसोसिएशन को मुसीबत में डाल दिया। सबने देखा, आदर्श लिनिन के कपड़े पहने हुए था और उसके पीछे एक बहुत लंबा ब्लेड था। उसके हाथ जेबों में थे और वो धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ रहा था। इससे ऐसा लग रहा था कि आदर्श नाश्ते के लिए किचन जा रहा था और उसे जरा भी घबराहट या टेंशन नहीं थी। इस समय लोग मन ही मन डरे हुए थे। हास्यास्पद।
इतने सारे लोगों द्वारा लड़ाई की घोषणा किए जाने के बावजूद भी उसने इसकी परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, उस बच्चे का रवैया पहले ही अजेयता के लेवल पर पहुंच चुका था और वो किसी भी चीज से अछूता था। वो एक सच्चा योद्धा है। कुछ लोगों ने आह भरी, कई लोग आदर्श से इंप्रेस थे। पहले साल के रंगरूटों के इस बैच में आदर्श का नाम बहुत फेमस था। सभी प्रमुख घटनाएं, जैसे एक आदिम जड़ी बूटी पर कब्जा करना, एक रिकॉर्ड तोड़ना, हुंगदाओ एसोसिएशन को शर्मिंदा करना, ये सब आदर्श से जुड़ी थी। यदि इस प्रकार का व्यक्ति लड़ाकू नहीं था तो वो क्या था? लगभग 15 मिनट बाद वैभव दिव्य शहर के चारों ओर से लोग धीरे धीरे अखाड़े में इकट्ठे हुए। वैभव दिव्य शहर का अखाड़ा एक विशाल गोलाकार इमारत थी जो 10 मंजिल ऊंची थी। अखाड़े में 12 मुख्य एंट्रेंस गेट थे। बीच में 9 मंच थे। 8 छोटे मंच एक बड़े सेंट्रल मंच को घेरे हुए थे। मंच के चारों ओर हथियारों की रैक की कतारें लगी हुई थी। इन रैक्स में अलग अलग प्रकार की कृपाणें, तलवारें, भाले, परशु, ध्रुव हथियार, धनुष, चाबुक आदि थे। सभी 18 प्रकार के हथियार मौजूद थे। हालांकि इन हथियारों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी ये असामान्य थे। ये सभी वैभव दिव्य नगर की गढ़ाई कार्यशालाओं में बनाए गए थे और इन्हें कई साधकों ने बनाया था। बेशक जो किसान अपने उत्पाद मैदान में रख सकते थे वे सबसे अच्छे थे। हालांकि अखाड़े में योद्धा आमतौर पर रैक पर रखे हथियारों का सिलेक्शन नहीं करते थे, क्योंकि वे अपने खुद के हथियारों का इस्तेमाल करना पसंद करते थे। हथियार रैक से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक देखने का स्टैंड था। इस स्टैंड में कई लेयर्स थीं और इसमें आसानी से 20,000 लोग बैठ सकते थे। हर व्यूइंग स्टैंड विशाल था और सीटें भी बहुत कंफर्टेबल थीं। वैभव दिव्य नगरी में ये अखाड़ा हमेशा सबसे ज्यादा लोगों वाला स्थान होता था। वैभव दिव्य नगरी के कई एक्सपर्ट्स यहां लड़ने के लिए इकट्ठे होते थे। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते, ऑडियंस उतनी ही ज्यादा होती। कई साधक दूसरों की लड़ाई देखने भी आते थे। एक्सपर्ट्स के साथ द्वंद्व युद्ध से उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिलता था। योद्धाओं के लिए ये बहुत लाभदायक हो सकता था। 2000 नए साधकों और 1000 से ज्यादा सीनियर साधकों के साथ स्टाफ को मिलाकर वहां 4000 से ज्यादा लोग नहीं थे। उनके अखाड़े में एंटर करने के बाद भी पूरा अखाड़ा रिलेटिवली खाली था। अखाड़े में 4000 लोगों को रखना बहुत आसान था। क्या तुम सब यहाँ हो? जब आदर्श अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने एक आवाज सुनी। ये टकला प्रशिक्षक की आवाज थी। आदर्श, अभय और कंपनी के प्रशिक्षक के रूप में टकला प्रशिक्षक निश्चित रूप से इन रंगरूटों की पहली लड़ाई के लिए अनुपस्थित नहीं हो सकते थे। अपनी लड़ाइयों पर फोकस रखना। तुम खच्चर हो या घोड़ा, हमें पता चली जाएगा जब ये शुरू होगा। अंदर से हमारी ट्रेनिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन पब्लिकली तुम में से किसी को भी मेरा मुंह नहीं देखना है, समझे? टकला प्रशिक्षक का शुरुआती भाषण बेहद सरल था। अभय और कंपनी ने जोर से चिल्लाया, समझ गया? अच्छा। टकला प्रशिक्षक ने सिर हिलाया। उसने आदर्श की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। बच्चे, तुम सचमुच अच्छे हो। आदर्श ने सलाम देते हुए सरलता से कहा, प्रशिक्षक को रिपोर्ट करते हुए, मैं अच्छा कर रहा हूं। कमाल का हौसला। अगर वे टैग टीम लड़ाई भी करें तो भी तुम्हें हमारे झिंग स्टेट रिक्रूटमेंट कैंप के लिए इसे बड़ा बनाना होगा। उन सबको मार डालो। टकला प्रशिक्षक ने आदर्श के कंधे पर जोर से मारा। एक जोरदार धमाके के साथ आदर्श के नीचे की जमीन कांप उठी। आसपास के युवक मन ही मन डर गए। इस थप्पड़ से तो हाथी भी आसानी से मर सकता था, लेकिन आदर्श बिना झिझके इसे झेल गया। हाँ प्रशिक्षक, आदर्श ने जोरदार जवाब दिया। टकला प्रशिक्षक संतुष्ट था। सुना? सिर्फ इसलिए मत सोचो कि वे तुमसे आगे हैं, इसलिए वे इतने ताकतवर हैं। अपना हौसला बुलंद करो। अगर अखाड़े में तुम्हें हार भी झेलनी पड़े तो तुम्हें उन्हें भी अपने साथ नीचे खींचना होगा। टकला प्रशिक्षक ने रंगरूटों का उत्साहवर्धन किया। इसी दौरान सेंट्रल दिव्य मीनार से एक कानून प्रवर्तक सेंट्रल मंच पर प्रकट हुआ और अपना उद्घाटन भाषण दिया। उनका उद्घाटन भाषण सरल था। उन्होंने प्रतियोगिता के नियम और रैंकिंग सिस्टम की घोषणा की। अंतिम पुरस्कारों की घोषणा के बाद उन्होंने रैंकिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। डैंग! घंटा प्रतियोगिता की शुरुआत का प्रतीक था। घंटा बजने के बाद कई रंगरूटों ने अपनी सांसें रोक ली। वैभव दिव्य नगरी में उनका पहला युद्ध इतने सारे लोगों की उपस्थिति में होगा। इसमें राज्य भर के सभी कुलीन लोग, उनके प्रशिक्षक और कानून प्रवर्तक शामिल होंगे। इसमें उनके पारिवारिक कबीले भी शामिल थे, जो अपनी प्रतियोगिता देखने के लिए अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए टेंशन में न रहना इम्पॉसिबल था। मैं जिन रैंकिंग नंबरों की घोषणा करूंगा वे कंपटीशन के लिए मंच पर जाएंगे। कियान स्टेज 11,810, हान 12,007, बाई कुन स्टेज 11,642, लियू 12,050, जियांग। जेन स्टेज। प्रतियोगिता के इंचार्ज रेफरी ने नाम सूची पढ़ना शुरू किया। हर किसी की अपनी अपनी रैंकिंग संख्या थी। पीछे की ओर रैंक करने वाले 8 छोटे चरणों में कंपीट करते थे। 8 छोटे चरणों को बागुआ के 8 त्रिग्रामों के अनुसार रखा गया था, जिन्हें कियान, कुन, झेन, शुन, कान, ली, गेन और दुई कहा जाता था। जो आगे रैंक पर होंगे वे सेंट्रल मंच पर होंगे। इस मंच का नाम दिव्य वन्य क्षेत्र मंच था।
दिव्य वन्य क्षेत्र मंच ऐसा स्थान नहीं था जहां आम लोगों को एंटर करने का मौका मिलता था। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज 10,003 आदर्श, 10,750 सागर। रेफरी की जोरदार आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। ओह, मेरी बारी आ गई। आदर्श हैरान था। उसने सोचा था कि उसे अपनी बारी आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अखाड़े में कदम रखते ही उसका नाम पुकारा जाएगा। हालांकि ये समझ में आता था क्योंकि इतने सारे लोग उसे चैलेंज देना चाहते थे। उसे एक दिन में 12 मुकाबले लड़ने पड़ते थे। रेफरी ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे जल्दी शुरू करने दिया होगा ताकि उसके मुकाबले अलग अलग समय पर हो सके। मुकाबलों के बीच का समय बढ़ाकर वो कुछ स्टैमिना हासिल कर सकता था। अब मेरी बारी आ गई। होंगदाओ एसोसिएशन की तरफ से एक लंबा चौड़ा युवक उत्साह से उछल पड़ा। वो 4 बुली लॉर्ड्स में से एक था और उसका नाम सागर था। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि वे मंच पर सबसे पहले पहुंचेंगे। और तो और ये सेंट्रल दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर था। ये अच्छा था। आदर्श और सागर के मैच ने निस्संदेह पूरे ऑडियंस का अटेंशन खींचा। आदर्श अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। अगर कोई कहे कि मुख्य कलाकार विशांत और निनाद थे तो आदर्श सबसे इंपॉर्टेंट सहायक कलाकार होगा। होंगदाओ एसोसिएशन के साथ आदर्श की टैग टीम लड़ाई ने कई लोगों का अटेंशन खींचा था। कई लोग देखना चाहते थे कि आदर्श कितनी दूर तक टिकेगा। दूसरों को यकीन था कि आदर्श पहले ही राउंड में सागर से हार जाएगा। 4 बुली लॉर्ड्स कोई साधारण लोग नहीं थे। राजधानी में नाम कमाना सिर्फ उनकी पृष्ठभूमि या धन संपत्ति से पॉसिबल नहीं था। सागर की रैंकिंग 10,750 थी। उनके आगे कई अनुभवी साधक थे जो टॉप 10,000 में जगह बनाने में नाकाम रहे। उन्हें छोड़कर सागर की रैंकिंग नए साधकों में लगभग 300 थी। ये रैंकिंग काफी बेहतरीन थी। दर्शकों में हरे कपड़े पहने एक छोटी लड़की थी। उसने उत्सुकता से आदर्श की ओर देखा तो ये आदर्श है। हरे रंग की ये लड़की कद में छोटी थी और उसकी छवि बहुत प्यारी थी। वो वैभव राजघराने के वर्तमान रक्षक ड्यूक की छोटी बेटी थी। विशांत के बगल में 1.9 मीटर लंबा युवक खड़ा था। उसने क्रिस्टल कवच पहना हुआ था और उसकी भौहें मुड़ी हुई थीं। उसके ज्यादातर बाल मुड़े हुए थे जिससे उसके सिर के बीच में 1 इंच बाल बचे थे। ये बचे हुए बाल बहुत लंबे थे जो उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। इस युवक ने अपनी बाहें छाती पर क्रॉस करके रखी थी। पत्थर की बेंच पर वो अपनी टांगें फैलाए हुए था, मानो घुड़सवारी की मुद्रा में बैठा हो। उसकी पीठ सीधी थी और वो राजसी लग रहा था। यह आदमी 18-19 साल का नौजवान लग रहा था, लेकिन असल में वो 13 साल का था। उसका नाम निनाद था। निनाद मुस्कुराया और बोला, ये बच्चा इंटरेस्टिंग है। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन वो क्लाउड वाइल्डनेस से आया है। वो एक गरीब परिवार से है, इसलिए उसकी वर्तमान उपलब्धियां पाना बेहद मुश्किल है। मुझे अंदाजा है कि आदर्श अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन वो एक अनगढ़ हीरा है। फ्यूचर में वो तुम्हारे और मेरे लिए खतरा बन सकता है। ओह, विशांत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फ्यूचर में वो हमारे साथ स्वर्ग सम्मान सूची में नंबर 1 रैंक के लिए कंपीट करेगा? पॉसिबली। निनाद ने सिर हिलाया। चाहे वो निनाद हो या विशांत, दोनों का लक्ष्य फ्यूचर में स्वर्ग या पृथ्वी की सूची में पहले स्थान पर होना था। जब विराट और उनके बैच ने 5 साल तक वैभव दिव्य शहर में ट्रेनिंग लेने के बाद वैभव दिव्य शहर छोड़ा तो विराट और विशांत के लिए टॉप पोजीशन पर रहना मुश्किल नहीं होगा। उनके लिए ये गोल 5 सालों के भीतर पूरा करना कठिन था। विशांत, मुझे इस नए खिलाड़ी का पहला स्थान का गौरव अंक चाहिए। इसके लिए मुझसे मत लड़ो, निनाद ने अपने होंठ चाटते हुए विशांत से कहा। विशांत हंसा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्षमता है या नहीं। हमने बहुत समय से कोई कंपटीशन नहीं की है। निनाद और विशांत एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और दोस्त थे। दोनों के अपने अपने फायदे थे और कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। आदर्श, जल्दी से मंच पर आओ और अपना फैसला सुनाओ। जब कानून प्रवर्तक ने उसका नाम सुनाया तो सागर दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर कूदने के लिए बेताब था। हाथ में एक बड़ी चौड़ी कृपाण लिए वो लड़ने के जोश से भर गया। मैं आज सबसे अच्छा बनना चाहता हूं, सागर ने मन ही मन चिल्लाकर कहा। उसे लग रहा है कि आज से उसकी शानदार लाइफ शुरू हो रही है और यदि आदर्श योग्य था तो वैभव दिव्य शहर में एंटर करने के बाद से आदर्श उसका पहला धारदार पत्थर होगा। आदर्श इत्मीनान से मंच पर चढ़ा। उसकी पीठ के पीछे 1000 सेना की कृपाण झंडे की तरह लटकी हुई थी और वो थोड़ा अजीब लग रहा था। हा, तुम भी कृपाण इस्तेमाल करते हो और तुम अपनी कृपाण से भी छोटे हो। सागर लॉफ्टी, नाटे, मोटे और दुबले पतले लोगों में सबसे लंबा था, इसलिए उसे अपनी लंबाई पर गर्व था। अपनी कृपाण बाहर निकालो। चूंकि हम सब कृपाण इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आज तुम्हें बताता हूं कि कृपाण रखने का क्या मतलब होता है। सागर की कृपाण आदर्श की कृपाण से बहुत अलग थी। आदर्श के पास एक लंबी कृपाण थी और उसकी हमले की शैली तलवार जैसी थी। वो अपनी स्पीड और धार के लिए फेमस थी, लेकिन सागर की मोटी पीठ वाली कृपाण सीधे हमले के लिए अच्छी थी। वे दो बिल्कुल अलग तरह के हथियार थे। मेरी कृपाण निकालो, आदर्श ने सागर की ओर देखा। सागर के अगेंस्ट 1000 सेना कृपाण का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं था।
वैभव दिव्य शहर ने यह नियम बनाया था कि यदि कोई प्रतियोगिता में जानबूझकर किसी दूसरे की हत्या करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। गलती से किसी दूसरे को मारने का मतलब था जेल। होंगदाओ एसोसिएशन ने आदर्श को कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर पड़े रहने के लिए टैग टीम लड़ाई का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने आदर्श के जीवन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। अगर आदर्श अपनी दीप्तिमान सूर्यची के साथ 1000 सेना वाली कृपाण का इस्तेमाल करे तो बैंगनी टंगस्टन से बनी दिव्य वन्य भूमि आसानी से कट सकती है। ऐसी शक्ति से सागर की आकस्मिक मौत हो सकती है। रेडिएंट सन क्यू के बिना भी आदर्श को लगा कि 1000 सेना का कृपाण सागर की सुरक्षा को आसानी से ध्वस्त कर सकता है। 1000 सेना के कृपाण की धार एक घोड़े को चीरने के लिए पर्याप्त थी, और चूंकि उनकी ताकत में डिफरेंस था इसलिए उसे हर समय अपनी धार पर कंट्रोल रखना पड़ता था, इसलिए यह बेकार था। और 1000 सेना वाले कृपाण के दोनों तरफ धार थी। अगर वो कृपाण की रीढ़ का इस्तेमाल भी हमला करने के लिए करता तो भी सागर उसे झेल नहीं पाता, इसलिए बेहतर यही था कि वो उसका इस्तेमाल ही न करे। आदर्श ने शांति से अपना सिर हिलाया। उसे अपने पिछले जीवन के पौराणिक उपन्यासों में अक्सर सुनाई देने वाला एक वाक्य याद आ गया, इसलिए उसने धीरे से सागर से कहा, मेरी तलवार आसानी से नहीं निकाली जा सकती, लेकिन एक बार म्यान से बाहर निकलते ही उसमें खून दिखाई देता है। जब उन्होंने ये कहा तो वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। लोगों को संभलने और आदर्श की बात समझने में काफी वक्त लगा। उसे लगा कि सागर इस लायक नहीं कि वो अपना हथियार निकाले। क्या इस आदमी का दिमाग ठीक था? क्या उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कितने लोग उसे घूर रहे हैं? उनमें से हर एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली था। सागर पहले तो आदर्श की बातों से हैरान रह गया, फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आदर्श को, जिसने उसे नीचा दिखाया था, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहा, लेकिन एक पल बाद उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। एक मूर्ख पर गुस्सा करने की कोई वजह नहीं थी। टैग टीम की लड़ाई में अपनी ताकत पर भरोसा रखने वाले भी खुद को तैयार कर लेते हैं, लेकिन आदर्श इस बारे में लापरवाह था, मानो उससे कोई लेना देना ही न हो। उसने तो यहां तक शेखी बघारने की हिम्मत की कि वो अपनी कृपाण नहीं निकालेगा। इसका साफ मतलब था कि वो पागल था। होंगदाओ एसोसिएशन के लोग कुछ देर तक आदर्श को देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। सबको लगा कि आदर्श कोई निडर बेवकूफ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना शांत था। जैसा कि कहावत है, बुद्धिमान चिंता करता है लेकिन मूर्ख निडर होते हैं। मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी कृपाण तो नहीं निकालूंगा, लेकिन फिर भी कोई हथियार चुनूंगा। आदर्श ने हाथ हिलाया। 1000 सेना वाली कृपाण का इस्तेमाल आसान नहीं था, क्योंकि वो गलती से सागर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। इससे वो खुद मुसीबत में पड़ सकता था, लेकिन बिना हथियार के ये ठीक नहीं लग रहा था। मुक्के की ताकत में एक कमी थी। ऐसा नहीं था कि आदर्श सागर से निपट नहीं सकता था, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। मुक्के चलाना बहुत थका देने वाला होता। हो सकता है कि उसकी मुक्के पर चोट भी लग जाए। अगर वो थोड़ी एनर्जी बचा सकता तो ऐसा क्यों न करता। इस लड़ाई के कारण आदर्श ने पहले ही अपना फ्लोइंग मरकरी गाउन उतार दिया था और हल्के गियर में तैयार था। आदर्श शांत भाव से मंच के किनारे तक चला गया। हर कोई उसकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि आदर्श अब आगे क्या करेगा। रिंग के चारों ओर 18 हथियार थे। क्या आप यहां रखे हथियारों में से कोई एक चुनना चाहेंगे? रेफरी ने पूछा। ये हथियार मंच के किनारे साधकों के इस्तेमाल के लिए रखे गए थे। हाँ, आदर्श ने अलग अलग कृपाण, भाले, तलवारें और करधनी को देखा। वो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आदर्श ने एक कुंद हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे पकड़ना आसान था और उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि वो गलती से किसी को मार देगा। अच्छा, ये तो अच्छा लग रहा है। ये क्या है? आदर्श ने हथियार रैक से धातु का एक आयताकार टुकड़ा उठाया। ये लगभग 1 फुट लंबा और एक एडल्ट की हथेली जितना चौड़ा था। ओह, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेफरी ने अपना सिर हिलाया। ये एक जादुई हथियार है। इसका नाम है स्वर्ग उथल पुथल मुहर। एक सामान्य युआन आधार क्षेत्र योद्धा अपने शरीर की युआन क्यूई का इस्तेमाल इस हथियार को मारने के लिए कर सकता है। इसके अलावा स्वर्गीय उथल पुथल मुहर में एक बेहतरीन व्यूह रचना तकनीक है। अगर आप इसे नहीं जानते तो स्वर्गीय उथल पुथल मुहर की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आदर्श व्यूह रचना की तकनीक जानता होगा। जहां तक युआन के मूल क्षेत्र तक पहुंचने की बात है तो ये इम्पॉसिबल था। स्वाभाविक रूप से वो स्वर्गीय उथल पुथल मुहर की शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता था। मैं समझ गया, आदर्श ने रेफरी को बोलते सुना, लेकिन उसकी कोई बात उसके कानों में नहीं गई। हेवन अपीहुल सील, इतनी सारी व्यर्थ व्याख्याएं देने और इसे इतना भयानक नाम देने के बाद सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ ईंट का एक टुकड़ा था। इसे मारने के लिए क्या करना था? बस किसी के सिर पर वार करना था। आदर्श ने स्वर्ग की उथल पुथल वाली मुहर को हाथ में लेकर तौला। उसका आकार एक ईंट जितना था और वो उसे आसानी से अपने हाथों में पकड़ सकता था। जब आदर्श पढ़ाई कर रहा था तब भी वो दूसरों से लड़ चुका था। ईंट हाथ में लेकर आदर्श को बीते दिनों की यादें ताज़ा हो रही थीं। क्या तुम सचमुच स्वर्ग की उथल पुथल वाली मुहर इस्तेमाल करना चाहते हो? रेफरी ने आदर्श की तरफ देखा जब वो स्वर्ग की उथल पुथल वाली मुहर मंच पर ले जा रहा था। वो उसे समझ नहीं पाया क्योंकि उसने उसे बहुत साफ तौर पर समझाया था। फिर भी आदर्श ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया।
वो क्या कर रहा था? ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। आदर्श ईंट लेकर शांति से मंच पर चला गया। होंगदाओ एसोसिएशन के सभी लोग अपनी पीठ झुकाकर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने आदर्श को एक जोकर के रूप में देखा था। क्या वो सच में यहां कम्पीट करने आया था, मूर्ख बनने नहीं? ऐसे असामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति का सामना करने पर उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस समय न केवल होंगदाओ एसोसिएशन बल्कि अभय जिजुन और उनके साथी, जो आदर्श पर बेहद भरोसा करते थे, भी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आदर्श को कोई भी व्यूह रचना तकनीक कैसे पता होगी? वो तो इस स्वर्गीय उथल पुथल मुहर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। क्या हम शुरू कर सकते हैं? अखाड़े का रेफरी बहुत सभ्य था। इतना अजीब दृश्य होने के बावजूद उसने आदर्श को बस एक अजीब नजर से देखा। उसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा और मुकाबले पर फोकस किया। ओह ठीक है, मेरे पास कुछ है। आदर्श के पास वाकई बहुत कुछ था। मैंने सुना है कि होंगदाओ एसोसिएशन ने एक बेटिंग पूल खोला है। मैंने पहले ही 5000 ड्रैगन स्केल रून खरीद लिए हैं, जो 20 मैचों से ज्यादा टिक पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे पैसे दे पाएंगे या नहीं। आदर्श द्वारा 20 मैच पूरे करने पर सबसे ऊंचा पेमेंट रेशियो 1:10 था। लेकिन वैभव दिव्य नगरी लोगों को जुए जैसे भाग्य से संसाधन पाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती थी, इसलिए वहां 40% टैक्स लगता था। साथ ही 5000 ड्रैगन स्केल रून की शर्त की सीमा भी थी। बेशक आदर्श ने सबसे ज्यादा दांव लगाया था। अगर वो जीत जाता तो उसे 50,000 ड्रैगन स्केल रून मिलते और 20,000 टैक्स देना पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि होंगदाओ एसोसिएशन को पेमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। दरअसल होंगदाओ एसोसिएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी 50,000 ड्रैगन स्केल रून एक बड़ी रकम थी। आखिरकार दिगंत तो सिर्फ दूसरे साल का सोल्जर था। हाँ। सागर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। 20 मैचेस और उससे ज्यादा। उसने हमेशा सोचा था कि आदर्श में कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन अब जब आदर्श ने कई मजेदार परफॉर्मेंस दिए और वो 20 से ज्यादा मैच जीतना चाहता था, तो उसका सपना वाकई बहुत ऊंचा था। दूसरे होंगदाओ एसोसिएशन के सदस्य हंसने लगे। ये आदमी जरूर कोई कॉमेडियन होगा जिसे किसी प्राचीन वानर आत्मा ने इनवाइट किया है। वो उन्हें ड्रैगन स्केल रून देने आया था और उन्हें जोर जोर से हंसाया। वे इतने महान व्यक्ति से मिलकर वाकई बहुत खुश थे। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं। आदर्श ने अपना सिर हिलाया और रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा कर दी। सबकी नजरें दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर टिकी थीं। वे देखना चाहते थे कि यह अद्भुत मैच आगे कैसे बढ़ेगा। इस समय सागर ने हंसना बंद कर दिया। हंसना तो एक बात थी, लेकिन जब मुकाबला होता तो सागर फिर भी फोकस्ड रहता। उसने इस मुकाबले के लिए 1000 ड्रैगन स्केल रून और एक इंटर स्पेशल रिंग दांव पर लगाई थी। दिगंत ने उन्हें बार बार आदेश दिया था कि वे आदर्श को कम न आके, ताकि वे आसान काम में असफल न हो जाएं। हालांकि अब यह साफ हो गया था कि आदर्श पॉसिबली एक मंदबुद्धि व्यक्ति था, फिर भी वो इस मंदबुद्धि व्यक्ति का दुरुपयोग करना चाहता था। सागर ने अपना आसन खोला और वो बैंगनी टंगस्टन मंच पर बहुत तेज गति से चलने लगा। लोगों ने सागर के शरीर को धुंधला देखा और कदमों की एक सीरीज सुनी, ता 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 ता। सागर बिजली की तरह तेज था और उसी समय उसने अपनी कृपाण लहराना शुरू कर दिया। सुनहरे कृपाण ने एक तेज कृपाण क्यूई को हवा में चीरते हुए कान को चीर देने वाली ध्वनि निकाली। ये फेंग परिवार का बेल्टोन स्टेप्स और गोल्डन विंड सेबर है, स्टैंड में से किसी ने कहा। कई साधकों के पास साधना तकनीक के बदले में पर्याप्त ड्रैगन स्केल रून नहीं थे, इसलिए उनमें से ज्यादातर ने अपने परिवार की साधना तकनीक का इस्तेमाल किया। कुछ पारिवारिक कुलों में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकें होती थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं। फेंग परिवार को ही एग्जाम्पल के तौर पर लें, जो राजधानी के बड़े पारिवारिक कुलों में से एक था। बेल्टोन स्टेप्स और गोल्डन विंड सेबर उनके पारिवारिक कुल के आधारशिला कौशल थे। हालांकि सागर उनका केवल एक छोटा सा आकर्षण ही दिखा पाया, फिर भी वो इंप्रेसिव था। अपने आसपास के कई कुलीन लोगों द्वारा तारीफ पाकर सागर का अहंकार काफी बढ़ गया था। वो सिर्फ 13 साल का था, एक ऐसी उम्र जिसे सबसे ज्यादा पहचान की जरूरत थी। मंच का स्टार बनकर सागर को तुरंत बहुत खुशी हुई। अब उसे आदर्श पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने बेल्टोन स्टेप्स और गोल्डन विंड सेबर का परफॉर्मेंस शुरू कर दिया। कृपाण में कोई डर नहीं, हथियारों में राजसीपन, घंटी की ध्वनि शांत, हजारों मील की यात्रा। सागर ने फेंग परिवार के पूर्व मुखिया द्वारा रचित बेल्टोन स्टेप्स और गोल्डन विंड सेबर के लिए रचित कविताएं सुनानी शुरू की, जिनका इस्तेमाल दुश्मन को मारने से पहले किया जाता था। वो बहादुरी और जोश से आदर्श की ओर बढ़ा। फेंग परिवार की कृपाण तकनीक की पहली चाल, गोल्डन विंड जेड ड्यू। सागर ने नीचे की ओर वार किया। इस वार के साथ कई सुनहरी हवाएं भी थीं और यही इस चाल का सुंदर नाम भी था। उस समय अशांत हवाओं और अनगिनत तलवारों की चमक ने आदर्श को अंदर फंसा लिया। सुनहरी चमक के साथ बैंगनी टंगस्टन धातु की सतह कुछ पल के लिए निशानों से भर गई, लेकिन इस क्षण आदर्श का शरीर हिल गया। उसने सूक्ष्मता की अपनी विशाल सफलता का परफॉर्मेंस किया। ऐसा लग रहा था मानो वो आसपास के वातावरण के साथ एक हो गया हो। गोल्डन विंड सेबर की चमक से वो जरा भी नहीं बच पाया। सागर की कृपाण बेहद तेज थी।
आखिरकार ये फेंग परिवार की विरासत में मिली कृपाण तकनीक थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद कृपाण की चमक जटिल हो जाती थी और बेतरतीब ढंग से दिखाई देती थी। इससे बचने के लिए हर जगह का इस्तेमाल करते हुए सभी चमकों के रास्ते की गणना करनी पड़ती थी। लेकिन आदर्श फिर भी कृपाण के भंवर में घुसने में सफल रहा। हालांकि कृपाण तेज थी, फिर भी उसे कोई चोट नहीं पहुंची। आसपास के दर्शक सभी कुलीन वर्ग के थे। उनकी नजरें तेज थीं और वे तलवारों की चमक में आदर्श की हरकतें साफ देख सकते थे। उसने तो सच में इससे बचाव किया था। आदर्श की गति बहुत तेज थी। वो घनी तलवारों की चमक के बीच से भी तेजी से निकल सकता था। यह चाल भयानक थी। अचानक आदर्श का आकार गायब हो गया। सागर कांप उठा क्योंकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब आदर्श ने अपनी तलवारों के पहले हमलों को टाल दिया तो वो बहुत सतर्क हो गया। लेकिन अब आदर्श को अचानक गायब होते देख सागर ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने बेल्टोन स्टेप्स का इस्तेमाल करके पीछे हट गया। वो आगे की प्लानिंग बनाने के लिए खुद को दूर करना चाहता था। लेकिन उसी क्षण जैसे ही वो पीछे की ओर कूदा, उसे अपने पीछे हत्या की नीयत का एहसास हुआ। आदर्श पहले ही सागर के पीछे आ चुका था। इस दृश्य ने पूरे ऑडियंस को चौंका दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को घबराने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बस इतना देखा कि आदर्श ने अपना हाथ उठाकर ईंट तोड़ दी। नहीं, ये सागर के सिर के पीछे लगी स्वर्ग की उथल पुथल वाली मुहर होनी चाहिए। भाड़ में जाओ। पेंग। एक तीखी आवाज के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पोलो क्लब से पोलो गेंद को मारा जा रहा हो। सागर ने अपना सिर घुमाना चाहा, लेकिन उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में कंपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी भारी हथौड़े से उस पर वार किया गया हो। ऐसा करते ही उसे लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम गई हो। उसे चक्कर आने लगा और उसे तारे दिखाई देने लगे। सागर का शरीर, जो ओरिजिनली पीछे हट रहा था, आदर्श के ईंट के हमले से रुक गया था। सागर जमीन पर गिरने ही वाला था। उसने अपनी सुनहरी कृपाण से मुश्किल से अपना शरीर संभाला। उसे लगा कि उसके सिर का पिछला हिस्सा चिपचिपा हो गया है। साफ तौर पर खून बह रहा था। क्या बकवास है! सागर को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी मानसिक प्रक्रियाएं धीमी पड़ गई थीं। वो कई चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसका शरीर डगमगा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया ताकि देख सके कि आदर्श ने उस पर कैसे हमला किया था। लेकिन उसकी नजर धुंधली हो गई। आदर्श का शरीर एक धुंधले धब्बे जैसा था। ओह, बहुत मजबूत! आदर्श थोड़ा हिचकिचाया और उसे थोड़ी हैरानी हुई। इसके बाद उसने बिना किसी झिझक के ईंट उठाई और नीचे पटक दी। ये ईंट सागर के माथे पर लगी। पेंग! पके तरबूज के टूटने की आवाज आई, जो कुरकुरी और साफ थी। सागर, जिसे आदर्श को साफ साफ देखने का मौका नहीं मिला था, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई। उसका शरीर चॉपस्टिक से फिसलकर गिरे हुए नूडल्स जैसा था, जिससे उसकी हड्डियों का सहारा खत्म हो गया था। कुछ देर की जबरदस्त जद्दोजहद के बाद वो जमीन पर पूरी तरह से निढाल होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके अंग ऐंठ रहे थे। सागर के सिर से खून बहकर तेजी से एक तालाब बन गया। जब लोगों ने ये देखा तो वे अवाक रह गए। आदर्श ने सचमुच स्वर्ग की उथल पुथल वाली मुहर को ईंट की तरह इस्तेमाल किया और सागर को, जो बेल्टोन स्टेप्स और गोल्डन विंड सेबर का इस्तेमाल कर रहा था, 2 बार करके जमीन पर गिरा दिया। वे चमकदार चालें एक ईंट के कारण खो गईं। राजधानी के 4 बुली लॉर्ड्स में से एक, महान सागर, आदर्श से हार गया था। देखना असहनीय है। जहां तक हुंगदाओ एसोसिएशन के सदस्यों की बात है, खासकर 4 बुली लॉर्ड्स में से बाकी 3 सदस्यों की उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखें मानो पथरा गई थीं। वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। वे हंसते हंसते कांप रहे थे, लेकिन अब वे रो भी नहीं सकते थे। क्या क्या बकवास है!